नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे प्ले। क्या होता है प्ले? सिंपल भाषा में अगर हम ये कहें कि प्ले का मतलब है खेल, जिसमें कि बच्चे खेल खेलते हैं। लेकिन खेल मानव विकास का एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करती है बच्चे के विकास में। जो भी बच्चा खेल खेलता है, खेलों के द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास की संभावनाएं तेज़ी गति से बढ़ जाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि खेल के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। उसके अलावा बच्चे के बचपन में जितना अधिक वो खेल खेलते हैं, उतने ही ज़्यादा वो बुद्धिमान और अनुभवी बनते हैं, क्योंकि खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा खेल अपने अनुभव और बुद्धि से खेलता है। अब खेल नॉर्मली हम उन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा बस खेलने गया है, बच्चा बस खेल रहा है। ऐसे में हम ये ध्यान नहीं देते कि ये जो खेल हैं उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है। वर्तमान समय में समाज की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार बच्चों को खेल खेलना संभव नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है आउटडोर गेम्स वो नहीं होते जो पुराने हुआ करते थे। ऐसे में बच्चा इन डिवाइसेस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से खेलते खेलते इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह अपनी बल और बुद्धि और अपने अनुभव के कुछ खेल खेलना चाहता है, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानता है कि उसे खेल करने चाहिए, खेल खेलने चाहिए। आप सबसे पहले कि खेल होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, तो एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं क्रो एंड क्रो, उनके अनुसार खेल वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यक्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है। ये गेम है, ये खेल है, ये प्ले है। क्रो एंड क्रो का जो डेफिनेशन है वो ये है। इसके अलावा हरलॉक ने कहा है कि खेल कोई भी क्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। ये बिल्कुल सच है। बच्चा खेलने जाता है तो कभी ये नहीं सोचता है कि उसको चोट लगेगी या नहीं, उसके दोस्त उसको क्या कहेंगे क्या नहीं, लेकिन उसे बस खेलना है। खेलने के बाद क्या होगा उसके परिणाम का उसे कोई लेना देना या मतलब नहीं होता है। पर्सी नन ने कहा है खेल रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जितने भी खेल होते हैं उसमें बच्चा हर तरह की चीज़ों को रचनात्मक तरीके से देखता है और उसी की प्रतिक्रिया वो उसमें देता है। उसके अलावा जेम्स रोस ने कहा है कि खेल आनंदपूर्वक स्वप्रेरित तथा रचनात्मक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। इसके अंदर उसने ये भी कहा है कि क्योंकि जो बच्चा होता है वो आनंदपूर्वक होता है, स्वप्रेरित होता है, और जो भी रचनात्मक क्रियाएं वो करता है उसमें उसको खुद को अच्छा लगता है और खुद की क्रिएशंस होती हैं, इसलिए वो बच्चा ऐसा करता है। बी.एन. झा ने कहा है खेल वह जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके लिए किसी प्रकार की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बाल क्रियाओं में आती है और बाल क्रियाओं के अंदर किसी प्रशिक्षण या शिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो थी खेल के अर्थ, खेल की डेफिनेशंस, खेल का मीनिंग कि किस तरीके के खेल होते हैं और किस तरीके के खेल हमें खेलने चाहिए या बच्चा खेलता है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले। खेल की विशेषताएं क्या हैं? सामान्य रूप से जो खेल हैं उनके जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। निश्चित प्रतिमान, डेफिनेट पैटर्न होते हैं बच्चों का खेलने का। जैसे एक तो होता है कि वो खोजता है कि मुझे क्या खेलना है,
एक होता है खिलौनों से कैरेक्टर को प्ले करना होता है। दूसरा होता है कि खेल की अवस्थाएं होती हैं कि बच्चा अकेले खेलने की एक अवस्था होती है, बच्चे के ग्रुप में खेलने की एक अवस्था होती है, बच्चों को बड़ों के साथ खेलने की एक अवस्था होती है। तो इस तरीके से खेल की विशेषताएं। नेक्स्ट है प्रत्येक खेल में जोखिम उठाना ही पड़ता है। प्रत्येक खेल में कुछ न कुछ अंश जोखिम का या रिस्क का होता है, जैसे साइकिल चलाना, तैरना, गेंद से खेलना, पेड़ पे चढ़ना, दौड़ लगाना, फुटबॉल खेलना। ये सब चीज़ें हैं जिनको खेलते समय बच्चे को चोट भी लग सकती है, बच्चा क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। उसके बाद है खेल समस्या समाधान का माध्यम है। ये बिल्कुल सही है। बच्चों के मन से भय को मुक्त करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है खेल। तो जो भी कोई समस्या होती है उसका समाधान जो है वो खेल से हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर है परंपराओं से प्रभावित होता है। जो भी खेल समाज और राष्ट्र के परंपराओं में ध्यान रखकर खेले जाते हैं और प्रत्येक राष्ट्र कुछ खेलों पर विशेष ध्यान देता है। उसके आर्थिक स्थिति, रीति रिवाज, साधन, वो सब कुछ, जलवायु, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के खेल खेलना चाह रहा है बच्चा और खेल रहा है। जिस देश में पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे पानी से संबंधित खेल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। इसके अलावा भारत एक विविधताओं से पूर्ण देश है जहाँ पे कबड्डी, खो खो, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा जैसे लोकल स्थानीय खेलों को प्राथमिकताएं ज़्यादा दी जाती हैं। खेल में आवृत्ति का अंश होता है। बार बार खेल को खेलने का मन होता है कि एक ही गेम को बार बार खेला जाए। खेल इच्छा अनुसार खेले जाते हैं। बच्चे अपनी मन मर्जी से खेल खेलते हैं। आप उनको ज़बरदस्ती कोई खेल नहीं खिला सकते हैं। बालकों के खेल में विभिन्नता पाई जाती है। रुचि के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, उपलब्ध साधनों के अनुसार, निपुणता के अकॉर्डिंग बच्चा जो होता है वो खेल खेलता है। खेल क्रियाएं और समय आयु के साथ घटने लगती हैं। जितना ज़्यादा बच्चा प्लेइंग अपनी बाल्यावस्था में होता है वो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ और अवस्था के साथ साथ उसका प्लेइंग टाइम जो होता है वो कम होने लगता है और खेल के स्वरूप बदलने लगते हैं। फिर है खेल के साथी में संख्या की वृद्धि या खेल में साथियों की संख्या। आयु वृद्धि के साथ संख्या जो होती है वो कम होती जाती है। जब बच्चे की उम्र छोटी होती है, बाल्यावस्था में होता है, तो बच्चे के ग्रुप में साथियों की संख्या ज़्यादा होती है और वो चाहता भी है कि मेरा ग्रुप बड़ा रहे। फिर है खेल में अनौपचारिक और औपचारिक परिवर्तन। बिल्कुल सही चीज़ है कि बच्चा जो है वो अपने खेलों में औपचारिक और अनौपचारिक परिवर्तन करते रहते हैं अपनी सुविधा और खेल के अनुसार। उसके नेक्स्ट है आयु के बढ़ने के साथ साथ खेलों का स्वरूप जो है वो बदलता जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है खेलों में साथियों की संख्या कम होती जाती है, प्लेइंग टाइम बदल जाता है और खेलों के प्रकार बदल जाते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है एक गंभीर और स्वाभाविक से खेल खेलना शुरू कर देता है, जैसे ताश खेलना है, चेस खेलना है, क्रिकेट खेलना है, वीडियो गेम खेलना है, म्यूज़िक सुनना है, इस तरह के वो करने लग जाते हैं। अब है कि खेल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्योंकि खेल एक तरह का नहीं होता, कई तरह के होते हैं। तो खेल के प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें स्वतंत्र तथा स्वप्रेरित खेल हैं, कल्पनात्मक खेल है, रचनात्मक खेल हैं और क्रीड़ाएं हैं जिसमें गेम्स और स्पोर्ट्स आता है। तो सबसे पहले बचपन में बालक अपनी इच्छा अनुसार खेलता है। ढूंढने वाला, चोर सिपाही, कुछ भी, उछल कूद, फुटबॉल, जो बच्चा मन चाहता है वो खेलता है और वो गेम खेलता है जिससे वो खुद प्रेरित होता है और जो उसको पसंद होते हैं। कल्पनात्मक खेल बच्चा खेलता है। इसके अंदर बच्चा कल्पना को प्राथमिकता देता है। वो कल्पना में, इमेजिनेशन में कैरेक्टर्स को प्ले करता है और किसी कैरेक्टर को बना के वो गेम भी खेलता है। जैसे भोजन बनाना, घर बसाना, माता पिता के रूप, टीचर का रूप, डॉक्टर का रूप, जो उसको कैरेक्टर पसंद है उनका सबका रूप बना के बच्चा खेलता है। उसके बाद है रचनात्मक
कंस्ट्रक्टिव प्ले में बच्चा माला बनाना, फूल से कुछ बनाना, ब्लॉक्स जोड़ना, इन सब चीज़ों को खेलता है। नाव बनाना, गुड़िया बनाना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो खेलता है। उसके बाद है आयु वृद्धि के साथ साथ बालक घर में खेलने की अपेक्षा बाहर खेलता है। और 4 से 5 साल का बच्चा जो होता है, 10 वर्ष के पश्चात बच्चा जो है वो अलग अलग तरीकों को खेल में खेलना सीखने लग जाता है कि बच्चा जो है वो किस तरह के गेम खेलेगा। किसी बच्चे को बास्केटबॉल में इंटरेस्ट होता है, किसी को फुटबॉल में, किसी को वॉलीबॉल में, एट्सेट्रा। अब उसके बाद आता है कि कार्गलुस के ने खेलों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। सामान्य तौर से वो थे जो अभी मैंने आपको बताए 4 तरह के, अब ये 5 तरह के हैं। परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, रचनात्मक खेल, लड़ाई के खेल और बौद्धिक खेल, ये भी। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्ले कि इनके सिद्धांत क्या हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। बच्चों के अंदर एक इस तरह की पेंटअप एनर्जी होती है जिसको कि एनर्जी को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो जो ये है गेम्स के माध्यम से उनकी जो शक्ति है वो निकल सकती है, और वह इन शक्तियों का उपयोग बच्चा करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। नेक्स्ट है भावी जीवन की तैयारी का सिद्धांत। बच्चा जो गेम खेलता है हम उससे इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, और हम उसकी इस पर्सनालिटी पे काम करना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं वो उसी तरीके का व्यक्तित्व बने, जैसे डॉक्टर बनना, सैनिक बनना, अध्यापक बनना, इस तरीके की जब कैरेक्टर्स खेलता है, ड्राइवर बनना, वस्तु खरीद फरोख्त का दुकानदार बनना, तो हम फिर उसी तरीके का बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसमें हम उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है मनोरंजन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिकग्निशन। इस मत का प्रतिपादन जर्मन के निवासी लॉरारस किम और पैट्रिक द्वारा किया गया था। उनका मत था कि लगातार काम या अध्ययन में व्यस्त रहने से बच्चे को शारीरिक और मानसिक थकान हो जाती है, जिसको दूर करने के लिए खेल की आवश्यकता या मनोरंजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। बच्चे बार बार खेलना, दौड़ना, शिकार करना, एक दूसरे के पीछे भागना, किसी भी गेम को बार बार खेलना पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद है रेचक की थ्योरी। ये अरस्तु थे। इस सिद्धांत से खेल का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सुप्त भावनाएं और संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। अनेक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य पूर्ण नहीं कर पाता है। इन कार्यों से संबंधित भावनाएं, संवेग, प्रवृत्तियां, ये सब जो होती हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन इन खेल के माध्यम से बच्चे की सारी सुषुप्त जो भी भावनाएं या जो भी संवेग हैं वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद है विश्राम का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग पैट्रिक ने कहा है कि गेम जो है वो विश्राम का द्योतक है, कि अगर हम किसी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करते हैं और अगर हम अपने पसंदीदा खेल खेलें तो हमारी थकान उससे दूर होती है। इसके अलावा है मनोविश्लेषण सिद्धांत साइको एनालिस्टिक। इस सिद्धांत के अंदर कहते हैं कि संबंध असामान्य बालकों से है, सामान्य बालकों पर यह पूर्णतः लागू नहीं होता। उसके अलावा है थ्योरी ऑफ स्टिमुलेशन ग्रोथ। ये शारीरिक और मानसिक विकास की उत्तेजनाओं के लिए आवश्यक होता है, उसका सिद्धांत है। मूल प्रवृत्तिवादी सिद्धांत। ये जो सिद्धांत होता है कि जो बच्चे की जो जन्मजात सिद्ध वो होती है, विशेषता होती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही खेल खेलता है। अब है खेलों का महत्व। खेलों का जो महत्व है वो किस तरीके से होता है और किन किन फैक्टर्स को पे आता है, वो है मानसिक महत्व है इसका, शारीरिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, संवेगात्मक महत्व है, नैतिक महत्व, शैक्षिक महत्व है, भावी जीवन का ज्ञान और पर्सनल इम्पोर्टेंस का महत्व है बच्चों के जीवन में खेल का। इस अब है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे खेल को प्रभावित करते हैं। उनमें है शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, साथी समूह, आयु, हमारा सेक्स, बुद्धि, सामाजिक स्तर, परंपराएं, समय की उपलब्धि, एटसेट्रा।
इसके अलावा अब बात आती है कि खेल और क्रिया में क्या अंतर होता है। एक तो होता है खेल और एक होती क्रीड़ाएं, तो उनमें क्या अंतर है। वर्क और खेल में बालक स्वतंत्र रहता है जबकि कार्य में स्वतंत्रता का अभाव होता है। खेल में बच्चा आनंद, रोचकता सा और रुचि रखता है जबकि कार्य में नीरसता, अरुचि, थकावट और इस तरह की चीज़ें इनके अंदर आती हैं। कार्य आर्थिक उपार्जन के लिए संपन्न किए जाते हैं। खेल जो होते हैं वो प्रत्यक्ष संबंध से अर्थ नहीं रखते हैं। खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है जबकि कार्य से अनुभव की प्राप्ति होती है। बालकों को खेलने से रोकने पर क्रोध आता है, निराशा होती है, परंतु कार्य न करने पर संवेगों की तीव्रता नहीं होती। कार्य किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। खेल प्राकृतिक है जबकि कार्य अर्जित है। खेल में कार्य की अपेक्षा शक्ति जो है वो कम लगती है और अपेक्षा कम शक्ति और समय होता है। खेल आत्म प्रेरित होते हैं और इसका जो लाभ है वो परिवार, राष्ट्र व अन्य व्यक्तियों को भी हो सकता है। और जो खेल हैं वो व्यक्तिगत बच्चों के लिए ज़्यादा आनंदमयी होते हैं।